मेरा नाम लिन फान है। पहले मैं हाइचिंग शहर का एक साधारण कॉलेज छात्र था। मेरी ज़िंदगी सामान्य थी और मेरे पास ऐसे दोस्त और योग्यताएं थीं जिनकी लोग बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जिस लड़की से मैं प्रेम करता था, हम दोनों ने साथ जीवन बिताने का सपना देखा था। तभी मुझे पता चला कि वह राजधानी के बहुत बड़े और अमीर ली परिवार की इकलौती और सबसे प्यारी बेटी है। ली परिवार ने यह कहकर हमारे रिश्ते को तोड़ दिया कि मैं उनके परिवार के योग्य नहीं हूँ। वे उसे ज़बरदस्ती मुझसे दूर ले गए। मैं कई बार ली परिवार के घर गया ताकि उसे एक बार मिल सकूं, लेकिन हर बार मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। बाद में मुझे केवल यह खबर मिली कि उसकी शादी किसी और से कर दी गई है। ये बात मैं सहन नहीं कर पाया। एक रात मैं छिपकर ली परिवार के घर में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा गया। ली परिवार के लोगों ने मुझे बेरहमी से पकड़कर तेज बहती कांग नदी में फेंक दिया। मुझे लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मैं किसी रहस्यमयी तरीके से कांगयुआन संसार नाम की दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां मैंने अनगिनत कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया। धीरे धीरे मैं शक्तिशाली बनता गया और अंत में उस संसार का सबसे महान योद्धा बन गया। उस दुनिया में लोग मुझे सम्मान से लिन तियानजुन के नाम से पुकारने लगे। करीब 6000 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार मुझे अपने पुराने संसार में लौटने का अवसर मिल गया। पर कुछ रक्षक वहां खड़े थे और बोले, यह पुनर्जन्म का निषिद्ध क्षेत्र है। बिना अनुमति यहां प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है। इसलिए तुरंत यहां से चले जाओ और हमें कठिन परिस्थिति में मत डालो। यह सुनकर लिनमय हंस पड़ा और बोला, कठिन परिस्थिति? अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाना चाहूं तो? रक्षकों ने गंभीर स्वर में कहा, लिन तियानजुन, कृपया मजाक मत कीजिए। यदि आप सचमुच बलपूर्वक प्रवेश करेंगे तो हमें भी आपके विरुद्ध कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आत्मविश्वास से उत्तर दिया, कठोर कदम? उसके लिए तुम्हारे पास उतनी शक्ति भी होनी चाहिए। और मैं सभी रक्षक को कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया और द्वार पार कर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मेरी नज़र एक रहस्यमयी दिव्य मोती पर पड़ी। क्या यही तियन्नी मोती है? यदि मैं इस मोती को तोड़ दूं तो मैं इस कांग्युन संसार से निकलकर फिर से पृथ्वी पर लौट सकता हूं। आखिरकार वह दिन आ ही गया। मेरी 6000 वर्षों की साधना व्यर्थ नहीं गई। जिंगशुए, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आ रहा हूं। तभी किसी ने घबराकर उसे रोकते हुए कहा, रुको। यदि तियन्नी मोती नष्ट हो गया तो 3000 संसारों में भयंकर विनाश और अराजकता फैल जाएगी। लेकिन मेरे मन में केवल बदले की आग जल रही थी। मैंने कठोर स्वर में कहा, अगर 3000 संसारों में अराजकता फैलती है तो फैलने दो। ली परिवार ने मुझे जो अपमान और पीड़ा दी थी, अब मैं उनसे उसका 100 गुना अधिक बदला लूंगा। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को चुनौती देने का साहस कर लिया था और मैं किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता था। चाहे स्वयं स्वर्ग का नियम ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए, फिर भी वह मुझे रोक नहीं सकता। मेरी आत्मा में अब भी एक अंतिम दिव्य तलवार की शक्ति बची हुई है। इसके बाद मैंने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का प्रयोग किया। एक ऐसा प्रहार जो पर्वतों को चीर सकता था, दानवों का विनाश कर सकता था और स्वर्ग तक को काट डालने की क्षमता रखता था। कुछ समय बाद फिर मैं समझिए आखिरकार पृथ्वी पर वापस लौट आया। मैं बारिश के बीच सड़क पर बिल्कुल शांत खड़ा था। मुझे देखकर पास से गुजर रहे लोग आपस में बातें करने लगे। यह आदमी कितना अजीब है, बारिश में बिना हिले डुले क्यों खड़ा है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, चुप रहो, किसी और के मामले में मत पड़ो। कहीं यह कोई पागल आदमी ना हो जो मानसिक अस्पताल से भाग आया हो। चलो यहाँ से। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि मैं साधारण इंसान नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक दूसरी दुनिया में रह चुका एक महान योद्धा था। मैं आखिरकार वापस आ गया। फिर उसने अपनी स्थिति को महसूस करते हुए सोचा, हालांकि मेरी अधिकांश शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मेरे भीतर अब भी थोड़ी दिव्य शक्ति और तियानजुन का शरीर बाकी है। मैं कांग्यून संसार में लगभग 6000 वर्षों तक रहा, लेकिन पृथ्वी पर केवल 6 वर्ष ही बीते हैं। पता नहीं इन 6 वर्षों के बाद भी क्या छिंगशुए मुझे याद करती होगी, लेकिन मैंने तुरंत उन विचारों को छोड़ दिया और सोचा, इन सब बातों के बारे में बाद में सोचूंगा। पहले जाकर देखता हूं कि माँ और पिताजी कैसे हैं। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे माता पिता शहर के दक्षिणी हिस्से के एक पुराने और गरीब इलाके में रह रहे हैं। यह देखकर मैं चौंक गया। माँ पिताजी आखिर इस हालत में वहां कैसे पहुंच गए? कहीं उनके साथ कोई बड़ी समस्या तो नहीं हुई? मैं तुरंत वह से दौड़ते हुए वह से निकला और कुछ देर बाद वह उस घर के सामने पहुंचा जहां से उसे अपने माता पिता की मौजूदगी महसूस हो रही थी। यही जगह है, माँ पिताजी अंदर ही हैं। और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। तभी घर के अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आई, दादी, मुझे भूख लगी है। मैं हैरान हो गया क्योंकि यह आवाज़ उसकी माँ या पिता की नहीं थी। इसके बाद एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ सुनाई दी, हाँ अभी लाई, ये लो नूडल्स, जल्दी आओ और दादी के हाथ का बना खाना खाओ। यह आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि वह उसकी माँ ही है। उसकी आंखें भावुक होकर नम हो गईं। मैं धीरे से बोला, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। माँ के हाथ से नूडल्स गिरा और घर के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसकी माँ कांपती हुई आवाज़ में बोली, शियाओ फान, क्या सच में तुम हो? मैं भावुक होकर उत्तर दिया, हाँ माँ, मैं सचमुच वापस आ गया हूँ। उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? तुम्हारी कोई खबर तक नहीं मिली। तुम्हारी चिंता में हम दोनों बहुत परेशान रहे। मैं अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहता था कि वह दूसरी दुनिया में 6000 वर्षों तक साधना करता रहा और वहाँ एक महान शक्तिशाली योद्धा बन गया।
लेकिन वह जानता था कि ऐसी बातें किसी सामान्य इंसान के लिए विश्वास करना बहुत कठिन है, इसलिए उसने सच अपने दिल में ही छिपा कर रखा। मैं अपनी माँ को समझाने के लिए कहा, उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ समुद्र की यात्रा पर गया था, लेकिन रास्ते में भयंकर समुद्री तूफान आ गया और हमारा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बड़ी मुश्किल से केवल मैं ही जीवित बच पाया। उसके बाद मैं एक सुनसान द्वीप पर फंसा रहा। हाल ही में एक मछुआरों की नाव वहां से गुजरी, तब जाकर मैं वापस लौट सका। यह सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुख भरे स्वर में कहा, मेरे बच्चे, इन वर्षों में तुमने बहुत कष्ट झेले होंगे। मैं अपनी माँ को शांत करते हुए कहा, माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसकी नज़र उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा, माँ, यह बच्ची कौन है? उसकी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शियाओ फान, तुम्हें शायद पता नहीं, ये तुम्हारी और छिंगशुए की बेटी है। इसका नाम लिन युए है। यह सुनते ही लिन फान पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से कहा, क्या यह मेरी और छिंगशुए की बेटी है? यानी मैं पिता बन चुका हूँ? मेरी माँ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, 6 साल पहले छिंगशुए अचानक हमारे घर आई थी। उसने यूएयूए को हमारे पास छोड़ दिया और उसके तुरंत बाद ली परिवार के लोग उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। यह सुनते ही मेरे मन में क्रोध और दर्द दोनों उमड़ पड़े। मैंने मन ही मन सोचा, फिर वही ली परिवार। अब उसे सारी सच्चाई समझ में आने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि जब उसे नदी में फेंका गया था, तब छिंगशुए पहले से ही उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन ली परिवार ने उससे झूठ बोला कि छिंगशुए ने किसी और से शादी कर ली है, ताकि वे दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। मैं अपनी बेटी को प्यार से पुकारते हुए बोला, यूएयूए, पापा वापस आ गए हैं। क्या तुमने पापा को याद किया? छोटी यूएयूए की आंखें खुशी से भर गईं। वह भावुक होकर बोली, पापा, आप सच में वापस आ गए। मैं आपको बहुत याद करती थी। लेकिन तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमज़ोर होकर लड़खड़ाने लगा। मैं घबरा गया और तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने चिंतित होकर पूछा, यूएयूए, तुम्हें क्या हुआ? उसकी माँ भी घबराकर तुरंत पास आ गई। मैंने अपनी विशेष शक्ति से बेटी की हालत को महसूस किया। जैसे ही उसे सच्चाई पता चली, उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह बहुत भयानक है। यूएयूए का जन्मजात दिव्य शरीर नष्ट कर दिया गया है। उसकी रक्त शक्ति भी पूरी तरह छीन ली गई है। अगर जल्दी उसका सही इलाज नहीं हुआ तो शायद वह 1 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगी। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगी। उन्होंने जल्दी से दवा निकालते हुए कहा, जल्दी करो शियाओफान, यूएयूए की बीमारी फिर बढ़ गई है। उसे तुरंत दवा दो। बचपन से ही उसे यह बीमारी है। शायद गलती मेरी है, मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाई। मैंने अपनी माँ को शांत करते हुए कहा, नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। मैं बहुत देर से वापस लौटा, लेकिन जांच करने के बाद मुझे समझ आ गया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। यूएयूए की हालत जन्म से नहीं हुई। किसी ने जानबूझकर उसके साथ ये सब किया है। क्या आपको पता है कि यूएयूए के संपर्क में कौन कौन लोग आए थे? उसकी माँ हैरान रह गई। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, क्या? मतलब किसी ने जानबूझकर मेरी पोती को नुकसान पहुंचाया? आखिर कौन इतना निर्दयी हो सकता है? मेरे पिताजी भी वहां आ गए। तभी बाहर से कुछ लोगों की हंसी सुनाई दी। वे लोग घर के अंदर आते हुए बोले, ओहो, तो तू वापस आ गया और अभी तक जिंदा भी है? फिर वे लोग व्यंग्य से हंसने लगे। उनमें से एक आदमी ने मेरे पिता से कहा, लिन जिंग चेंग, तुमने हमें बहुत परेशान किया था। अब बताओ, इस बार कहाँ भागोगे? मेरे पिता मजबूरी में हाथ जोड़कर बोले, कृपया हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं जल्द ही आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। लेकिन सामने वाला आदमी बेरहमी से हंसते हुए बोला, पैसा लौटाओगे? अपनी बीमार पोती के इलाज के लिए तुम तो पहले ही अपनी सारी संपत्ति हमारे मालिक को बेच चुके हो। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? दाओबा नाम का गुंडा गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आज हर हाल में पैसे वापस करने होंगे। मेरे पिता बेबस होकर हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने विनती करते हुए कहा, हमारे पास सच में अब पैसे नहीं बचे हैं। कृपया थोड़ा दया करो और हमें कुछ समय दे दो। लेकिन दाओबा को उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह क्रूर हंसी हंसते हुए बोला, अगर पैसे नहीं हैं तो कर्ज किसी और तरीके से चुकाना पड़ेगा। चूंकि यह लड़का तुम्हारा बेटा है, इसलिए आज सबसे पहले मैं इसके हाथ काट दूंगा। तभी मेरे अंदर वर्षों से दबा हुआ क्रोध जाग उठा। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा दिखाई देने लगा। मैंने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, तुम लोगों में इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर अपनी जान की परवाह है तो अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद गुंडे कुछ पल के लिए डर गए। उनमें से एक आदमी धीरे से बोला, ये क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके सामने कोई खतरनाक हत्यारा खड़ा हो? लेकिन मेरे के पिता घबराकर बोले, शियाओ फान, ऐसी बातें मत करो। दाओबा बहुत खतरनाक आदमी है। वह हाइचेंग के सबसे बड़े अपराधी सरगना हाइचेंग किंग का आदमी है। हम लोग उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। जल्दी उनसे माफ़ी मांग लो। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने आत्मविश्वास से कहा, माँ पिताजी, ये लोग आपकी माफ़ी के योग्य भी नहीं हैं। आज जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई भी आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। दाओबा ये सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ गया। वह चिल्लाकर बोला, शियाओ फान, ज़्यादा घमंड मत करो। मेरे पीछे पूरा हाइचेंग किंग खड़ा है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। आह! अब मेरे आंखों में हत्या जैसा भयानक इरादा साफ दिखाई दे रहा था। मैं ठंडी आवाज़ में कहा, मेरे सामने खड़े होकर मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है? दाओबा पहले तो बहादुरी दिखाने की कोशिश करने लगा। वह बोला,
लड़के, ज्यादा अकड़ मत दिखा, मेरे साथ इतने लोग हैं, क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा? मैंने सिर्फ एक उंगली उठाई और उनकी कान सुन हो गई। फिर अगले ही पल उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, ये कैसे संभव है? तुम आखिर हो कौन? दाऊबा और उसके साथ आए सभी गुंडे अब पूरी तरह डर चुके थे। उनके चेहरे पर घमंड की जगह भय साफ दिखाई दे रहा था। दाऊबा कांपती हुई आवाज में बोला, तुम आखिर हो कौन हो? इसके बाद वे सभी तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर गए और दया की भीख मांगने लगे। वे रोते हुए बोले, हमें माफ कर दीजिए, हम मरना नहीं चाहते। एक गुंडे ने डरते हुए कहा, कृपया हमें छोड़ दीजिए, हम तो केवल अपने मालिक के आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई दया नहीं थी, मेरे आंखों में केवल गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने कठोर स्वर में कहा, अब तुम लोग दया मांग रहे हो? जब तुम मेरे परिवार को परेशान कर रहे थे तब क्या तुम्हारे मन में जरा भी दया आई थी? यह सुनकर सभी गुंडे और ज्यादा डर गए। वे बार बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, गलती हमारी थी, हम आपकी असली ताकत को पहचान नहीं पाए, कृपया इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी इसी समय यहां से निकल जाओ। ये सुनते ही सभी गुंडे घबराकर बोले, हाँ हाँ, हम अभी चले जाते हैं। फिर वे लोग डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेरे माता पिता अब भी हैरानी में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा अचानक इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। उसके पिता मन ही मन सोचने लगे, ये क्या हो गया? हमारा शियाओ फान पहले तो बिल्कुल साधारण लड़का था, वह अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया? क्या यह सच में हमारा वही बेटा है? तभी छोटी युए युए धीरे से अपने पिता को देखते हुए बोली, पापा। फिर मैंने अपनी बेटी को प्यार से सीने से लगाते हुए कहा, अभी तुम अचानक सो गई थी जिससे पापा बहुत डर गए थे। युए युए मासूमियत से मुस्कुराई और बोली, ठीक है पापा, अगली बार मैं ऐसे नहीं सोऊंगी ताकि आपको चिंता न हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब तुम दादी के साथ जाकर खाना खाओ, मुझे दादाजी से थोड़ी बात करनी है। युए युए खुशी से सिर हिलाकर अपनी दादी के पास चली गई। इसके बाद मैंने गंभीर हो गया। उसने अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा, पिताजी, आखिर यह सब हुआ कैसे? हमारा परिवार इस हालत में कैसे पहुंच गया? उसके पिता ने गहरी सांस ली और दुख भरी आवाज में सारी बात बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, जिस दिन छिंगशुए युए युए को हमारे पास छोड़कर गई थी, उसी दिन ली परिवार के लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उसके बाद हमारी कंपनी पर लगातार दबाव डाला जाने लगा, व्यापार में नुकसान होने लगा और धीरे धीरे हमारी पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने आगे कहा, इसी बीच युए युए को यह गंभीर बीमारी भी हो गई। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि हमारे लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो गया। तभी हाइचेंग किंग के आदमी दाओगे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना घर गिरवी रख दूं तो वे इलाज के लिए हमें कर्ज दे सकते हैं। पिता की आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने कहा, यूएई के इलाज के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन बाद में ब्याज इतना बढ़ता चला गया कि हम वह कर्ज कभी चुका ही नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने एक और दर्दनाक बात बताई। उन्होंने कहा, जब यूएई की हालत बहुत ख़राब हो गई थी तब मैं मदद मांगने के लिए ली परिवार के पास गया था, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने के बजाय मुझे बुरी तरह पीटा। मैं 3 महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। यह सुनते ही मेरे भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध भड़क उठा। मेरे आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। ली परिवार की इतनी हिम्मत। लेकिन मैंने मन ही मन सोचने लगा, मुझे जल्दी ही ली परिवार के पास जाना होगा। वे लोग राजधानी जिंगदू में रहते हैं, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी काम है अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाना और यूएई का इलाज करना। इसके बाद मैंने अपनी सबसे शक्तिशाली साधना विधि का उपयोग शुरू किया, जिसका नाम था 9 परिवर्तन दिव्य नेत्र कला। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली तकनीक थी जिसे मैंने दूसरी दुनिया कांगलिन संसार में रहते हुए सैकड़ों अलग अलग साधना विधियों को मिलाकर स्वयं बनाया था। इस तकनीक की मदद से वह आकाश, तारों और ब्रह्मांड की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर सकता था। अगर कोई साधक इस कला को पूरी तरह सीख ले तो वह इतनी भयानक शक्ति प्राप्त कर सकता था कि पूरे आकाश के तारों की ताकत से अपने दुश्मनों का विनाश कर दे। कुछ समय तक साधना करने के बाद मैंने महसूस किया कि उसकी शक्तियां धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। मेरे मन ही मन कहा, मेरी शक्ति अब शुरुआती स्तर तक वापस आ गई है। अभी मैं ली परिवार जैसे बड़े दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, लेकिन हाइचेंग किंग जैसे लोगों से निपटना मेरे लिए आसान है। ये सोचकर मैं सीधे हाइचेंग किंग के निजी क्लब के बाहर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने मुझे रोकते हुए घमंड से कहा, रुको, तुम कौन हो? यह हाइचेंग किंग का निजी क्लब है, यहाँ कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मैंने उसकी ओर ठंडी नज़रों से देखा और शांत लेकिन डरावनी आवाज़ में कहा, आज तक जिसने भी मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। दोनों एक ही झटके बेहोश हो गए। उसकी बात सुनकर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही देर में यह खबर हाइचेंग किंग तक पहुंच गई। गुस्से में मैंने आदेश दिया, उसे कह दो कि 10 मिनट के अंदर मेरे सामने आए। अगर 1 मिनट भी देर हुई तो तियानहाई क्लब में मौजूद हर आदमी मार दिया जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद लोग आपस में बातें करने लगे। एक आदमी बोला, यह आदमी आखिर है कौन? इसमें इतनी हिम्मत कैसे है? दूसरा बोला,
ये सीधे हाइचेंग किंग के इलाके में आकर परेशानी खड़ी कर रहा है, इसका बचना मुश्किल है। तभी अचानक किसी ने हमको पहचान लिया। वह व्यंग्य भरी हंसी के साथ बोला, अरे लिनफान, 6 साल बाद वापस आए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हालत में लौटोगे। हाइचेंग किंग गुस्से से मुझे देखते हुए बोला, मेरे इलाके में आकर हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे तुरंत खत्म कर दो। आदेश मिलते ही वहां मौजूद सभी गुंडे मेरे पर हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। अचानक उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और एक भयानक युद्ध कला का प्रयोग किया और सभी को चुन चुनकर मारने लगा। अगले ही पल पूरे हाल में तेज ऊर्जा फैल गई। ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो। यह देखकर सभी लोग डर और हैरानी में पड़ गए। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे संभव है? अब वहां मौजूद सभी लोग समझ चुके थे कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं है। मैं ठंडी और प्रभावशाली आवाज में कहा, मैं हूं लिन तियानजुन। उसकी शक्ति और आत्मविश्वास देखकर पूरा माहौल शांत हो गया। फिर मैंने सीधे हाइचेंग किंग की आंखों में देखते हुए पूछा, अब बताओ, क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? कुछ क्षणों के लिए हाइचेंग किंग भी डर गया, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाला और घमंड से बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 6 सालों में तुम इतने शक्तिशाली बन जाओगे, लेकिन अफसोस, तुमने गलत दुश्मन चुन लिया है। इसके बाद उसने जोर से आवाज लगाई, मास्टर चेन, अब आप ही इसे संभालिए। तभी भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुझे ध्यान से देखा और कहा, इतनी कम उम्र में साधक बन जाना आसान बात नहीं है। तुम्हें सच में एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। फिर उसने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, अगर तुम अभी इसी समय मिस्टर शू से माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। मैंने उंगली घुमाते हुए कहा, अगर आप घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग ले तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मास्टर चैन बोले, तुम जवानों की यही गलत आदत है, घमंड बहुत है तो जाओ मरो। जैसे ही मुझे मारने के लिए आगे आए, मेरी दिव्य शक्तियों की वजह से छू तक नहीं पाए और जमीन पर गिर गए। वहां मौजूद सभी दंग थे। हाइचेंग किंग डर भरी स्वर में बोला, इतनी शक्ति कहां से आई? एक ही झटने में मास्टर चेन को मार डाला। मास्टर चेन पूछने लगे, कौन है आप? आप साधारण इंसान से कहीं अधिक ताकतवर है। क्या आप ग्रैंड मास्टर हो? मैं बोला, ग्रैंड मास्टर, बस आम आदमी हूं, पर तुम अब जीने लायक है हो और मैं अपने शक्ति से मास्टर चेन को खत्म कर दिया। हाइचेंग किंग कांपते हुए बोला, यह कैसे ही सकता है मास्टर चेन? अपने समय का बहुत शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। क्या तुम सच में ग्रैंड मास्टर हो? श्रीमन, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं मीना आपके पैर पकड़ता हूँ। मैं बोला, तुम्हें जिंदा छेड़ दूं? तुम मुझसे भीख मांगे कितनी भी मांगो, मुझे तुझ पर दया नहीं आएगी। उसके बाद मैंने उसके दाएं कंधे पर वार किया। तुम ही वो हो ना जिसके वजह से मेरे माता पिता कर्जे के नीचे दब गए हैं। हाइचेंग किंग डर से कांपते हुए मुझसे बोला, आपके पिता को ऊंचे ब्याज वाले कर्ज में फंसाने के पीछे असली लोग हम नहीं थे। यह सब राजधानी जिंगदू के ली परिवार के आदेश पर किया गया था। उसने डरते हुए आगे कहा, सारी योजनाएं ली परिवार ने बनाई थी, हम तो केवल उनके आदेश का पालन कर रहे थे। उनके खिलाफ जाने की हमारी हिम्मत नहीं थी। यह सुनते ही मेरे भीतर फिर से भयानक क्रोध जाग उठा। फिर वही ली परिवार। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि मेरे परिवार की बर्बादी के पीछे शुरुआत से ही ली परिवार का हाथ था। बहुत अच्छा, जिंगदू का ली परिवार, अब तुम लोग मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहो। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। इसके बाद मैंने हाइचेंग किंग की ओर देखा और कहा, फिलहाल मैं तुम्हारी जान छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हें 3 दिनों का समय देता हूं। इन 3 दिनों के अंदर तुम मुझे हाइचेंग में मौजूद सभी आध्यात्मिक औषधियों की जानकारी लाकर दोगे। फिर मेरी आवाज़ और ज़्यादा ठंडी हो गई। अगर 3 दिन बाद भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सुनकर हाइचेंग किंग का शरीर डर से कांपने लगा। वह तुरंत सिर झुकाकर बोला, जैसा आपका आदेश। अगर मैं 3 दिनों में जानकारी नहीं ढूंढ पाया तो मैं खुद आपके सामने अपनी जान देने आ जाऊंगा। मेरे जाने के बाद भी वहां मौजूद सभी लोग डरे हुए थे। एक आदमी धीरे से बोला, यह व्यक्ति सच में बहुत डरावना है, लेकिन अगर हम इतने शक्तिशाली व्यक्ति का साथ पा लें तो भविष्य में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उधर हाइचेंग किंग तुरंत अपने आदमियों पर चिल्लाया, जल्दी करो, अभी इसी समय लिन जिंगचेंग के परिवार का पूरा कर्ज खत्म कर दो और तुम सब तुरंत निकलो। हर हालत में मुझे आध्यात्मिक औषधियों की जानकारी चाहिए। उसके आदमी तुरंत बोले, जी बॉस। तभी किसी ने पूछा, और मास्टर चेन का क्या करना है? हाइचेंग किंग ने ठंडी आवाज में कहा, उसे होश में लाओ। आध्यात्मिक औषधि खोजने के काम से कोई भी बच नहीं सकता। अगर वह यह काम पूरा नहीं कर पाया तो उसकी मौत भी निश्चित है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, लगता है माँ और पिताजी को यह पता नहीं चला कि मैं रात में घर से बाहर गया था। अच्छा ही हुआ। कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वे बेवजह चिंता करने लगेंगे। फिर उसने घर की हालत को देखते हुए आश्चर्य से सोचा, हमारा परिवार अब इतनी गरीबी और मुश्किल में है, फिर भी सुबह सुबह कौन हमसे मिलने आ गया? तभी बाहर से एक लड़की की खुश आवाज़ सुनाई दी, लिनफान, तुम सच में वापस आ गए? दरवाजे पर खड़ी लड़की उसे देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराते हुए मजाक में बोली, लिनफान, आज से तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसी समय घर के अंदर से मेरी माँ ने पूछा, बेटा कौन आया है? लिनफान ने दरवाजे की ओर ध्यान से देखा। लड़की को पहचानते ही वह हैरान हो गया। उसने आश्चर्य से कहा, जीशा,
तुम यहाँ कैसे आई? मेरी माँ हल्की नाराजगी के साथ बोली। शियाओफान, तुमने अभी तक मेहमान को घर के अंदर बैठने के लिए भी नहीं बुलाया, ये अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने भावुक होकर कहा, इन वर्षों में जीशिया ने हमारे परिवार की बहुत मदद की है। अगर वह हमारा साथ नहीं देती तो शायद हमें यूएई के इलाज के लिए पैसे भी नहीं मिलते। यह सुनकर लिन फान को एहसास हुआ कि उसके परिवार ने उसकी गैर मौजूदगी में कितनी कठिनाइयां झेली थीं। मैंने गंभीर स्वर में जीशिया से कहा, इन दिनों मेरी माँ और यूएई का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लिन फान, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। आखिर इन 6 वर्षों में तुम कहाँ थे? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं समुद्र में दुर्घटना का शिकार हो गया था और एक निर्जन द्वीप पर फंस गया था। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस लौट पाया हूँ। यह सुनकर जीशिया ने राहत की सांस ली। उसने कहा, अच्छा हुआ कि तुम सुरक्षित वापस आ गए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैं आज सिर्फ आंटी और यूएई से मिलने नहीं आई हूँ। आज हमारे पुराने सहपाठियों की एक बैठक भी है। अब जब तुम वापस लौट आए हो तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। मैं मन ही मन सोचने लगा, फिर वही साधारण लोगों की दिखावे वाली बातें और बेकार की बातचीत सच में कितना नीरस है। लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, शियाओफान, तुम 6 साल तक दुनिया से दूर रहे हो। अब तुम समाज और लोगों से पूरी तरह कट चुके हो। अच्छा होगा कि तुम जीशा के साथ अपने पुराने दोस्तों से मिलो और लोगों के बीच फिर से रहना शुरू करो। माँ की बात सुनकर लिनफान कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं जीशा के साथ चलूंगा। 6 साल बाद मुझे देखकर जीशा मन ही मन सोचने लगी, लिनफान पहले से पूरी तरह बदल चुका है। अब वह वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। उसके बाद एक आलीशान होटल में पार्टी के लिए आ गए। वहां कमरे में कुछ पुराने सहपाठी भी थे। उनमें से एक ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे यह तो लिन फान है। सुना था कि यह 6 साल पहले गायब हो गया था। हमने तो सोचा था कि कहीं जंगल में मर गया होगा और जंगली कुत्ते इसकी लाश खा गए होंगे, लेकिन लगता है इसकी किस्मत अब भी अच्छी है जो बसदूबो जिंदा वापस आ गया। यह सुनते ही कमरे में बैठे कई लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक और आदमी नकली मुस्कान के साथ बोला, अरे ऐसा मत कहो, आखिर यह कभी हाइचेंग का मशहूर यंग मास्टर लिन हुआ करता था। उसके बारे में इतनी बुरी बातें करना ठीक नहीं है। हालांकि उसकी बातों में भी मजाक और अपमान साफ झलक रहा था। फिर किसी ने जीशा की ओर देखकर कहा, जीशा, तुम अभी भी इसके साथ क्यों घूम रही हो? अब तुम फेंगुआ ग्रुप की उपाध्यक्ष बन चुकी हो और यह आदमी अब पूरी तरह बेकार हो चुका है। इसके साथ खड़े होने में तुम्हें शर्म नहीं आती? एक और आदमी हंसते हुए बोला, सुना है इसकी एक बेटी भी है। पता नहीं कौन सी लड़की इतनी बदकिस्मत थी जो इस जैसे आदमी के साथ चली गई। और सब एक साथ हंस पड़े। उनकी बातें लगातार अपमानजनक होती जा रही थीं। यह देखकर जीशा गुस्से में बोली, बस करो, अब बहुत हो गया। फिर उसने मेरे ओर देखते हुए कहा, लिनफान, उनकी बातों को दिल पर मत लो। ये लोग हमेशा से ऐसे ही हैं। इसी बीच होटल में एक गुंडा आ रहा था तो एक कर्मचारी जल्दी जल्दी कमरे में आई और घबराकर बोली, क्वान भाई, इस कमरे में पहले से मेहमान मौजूद हैं। मैं आपके लिए दूसरा कमरा तैयार करवा देता हूँ। लेकिन सामने खड़ा आदमी घमंड से बोला, मुझे दूसरा कमरा नहीं चाहिए। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, आज मुझे यही कमरा चाहिए। अगर किसी को समस्या है तो होटल के मालिक को बुलाओ। इसके बाद वह और भी घमंड से चिल्लाया, अब यह कमरा मेरा है। यहाँ बैठे सभी लोग तुरंत बाहर निकल जाएं। यह सुनकर कमरे का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। तभी वहां बैठे एक आदमी ने गुस्से में कहा, तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यह कमरा पहले से भरा हुआ है? कमरे में खड़े एक युवक ने सामने वाले गुंडे को घूरते हुए ताना मारा, क्या सिर्फ सीने पर टैटू बनवा लेने से तुम खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे हो? ये सुनते ही वह गुंडा गुस्से से भड़क उठा और उस आदमी को चाटा मारकर तेज आवाज में कहा, तुमने अभी क्या कहा? फिर वह घमंड से आगे बढ़ते हुए बोला, छोटे लड़के, तुम अपनी औकात जानते भी हो। जब मैं इस शहर में अपना नाम बना रहा था तब शायद तुम्हारे पिता का भी कोई निशान नहीं था और तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। उसकी आवाज़ और रवैया देखकर कमरे का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मैं आराम से चाय पी रहा था और सोच रहा था, अब तो मामला बहुत बड़ा होने वाला है। फिर उठाकर वह आदमी बोला, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? इस शहर में बड़े बड़े लोग भी मुझे सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि शून सिहाई जैसे लोग भी मेरे सामने सोच समझ कर बोलते हैं। फिर उसने गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा, और तुमने हाय भाई के इलाके में आकर हंगामा किया है, ऊपर से मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। इसके बाद उसने धमकी भरे स्वर में कहा, अगर अपनी जान की परवाह है तो अभी इसी समय घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। लेकिन तभी सामने खड़ा गुंडा हल्की हंसी हंसने लगा। वह व्यंग्य से बोला, ओह, तो तुम जहू सेन के बेटे हो? मैं सोच रहा था कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना घमंड आया कहाँ से। अब समझ में आया, तुम भी अपने पिता जैसे ही निकले। यह सुनते ही सामने वाला युवक गुस्से से कांप उठा। उसने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, हरामजादे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का अपमान करने की? गुंडा सामने वाले युवक को लात मारते हुए बोला, तुम जैसे लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल कचरे के समान हो। फिर उसने घमंड से कहा, मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, तुम्हारे पिता जैसे लोग भी मुझे देखते ही सम्मान से क्वान भाई कहकर बुलाते हैं। और तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो मेरे सामने अकड़ दिखा रहे हो? अब तक जो युवक गुस्से में था उसका सारा घमंड टूट चुका था। वह तुरंत डर गया और सिर झुकाकर बोला, क्वान भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी इसी समय यहाँ से चला जाता हूँ। फिर क्वान भाई घमंड से बोला, आज मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पिता की इज्जत की वजह से छोड़ रहा हूँ।
इसके बाद उसने धमकी भरे स्वर में कहा, लेकिन अगली बार अगर तुम मुझे कहीं दिखाई दिए तो रास्ता बदल कर निकलना, समझ गए? क्वान भाई गंदी मुस्कान के साथ जीशा की ओर देखकर बोला, सुंदरी, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मेरे साथ बैठकर एक ड्रिंक पी लो। फिर उसने बेहद घटिया और अश्लील अंदाज में उससे सवाल किया, क्या वो सब क्या है? उसकी बात सुनते ही उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। जीशा को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग बदतमीजी की सारी हदें पार कर रहे हो। अगर अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन वह गुंडा बिल्कुल नहीं डरा। वह हंसते हुए बोला, वाह, तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा तेज है, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है। तभी अचानक पास से एक ठंडी और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। उसने साफ कहा है कि यहाँ से निकल जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मेरी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। उसके एक पुराने दोस्त ने डरते हुए कहा, लिनफान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम आखिर क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि सामने कौन खड़ा है? दूसरा आदमी बोला, अगर क्वान भाई जीशा के साथ बैठकर शराब पीना चाहते हैं तो उससे तुम्हें क्या समस्या है? फिर एक लड़की डर के कारण गुस्से में बोली, डिंग डिंग सही कह रही है। लिनफान, अगर तुम्हें अपनी जान गंवानी है तो अकेले गंवाओ, हमें अपनी वजह से मुसीबत में मत डालो। तभी क्वान भाई ने मुझे ध्यान से देखा और व्यंग्य भरी हंसी हंसने लगा। वह बोला, ओह, तो तुम लिन जिंगचेंग के बेटे हो। सुना है तुम्हारे पिता पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी तुम यहाँ बैठकर महंगा खाना खा रहे हो। इसके बाद उसने अपमानजनक स्वर में कहा, अगर मेरा बेटा तुम्हारी तरह निकम्मा और नालायक होता तो मैं शर्म से मर जाता। फिर क्वान भाई का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, लड़के, मैं शुनसिहाय का खास मेहमान हूँ। अगर तुमने अभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानो मैं इसी समय तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मेरे चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। मैंने ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम जैसे लोग मेरी नज़र में केवल चींटियों के समान हो। फिर उसकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई दी। वह धीरे लेकिन बेहद डरावनी आवाज में बोला, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो इस दुनिया में कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मेरी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसके एक पुराने दोस्त ने डर और अविश्वास में कहा, लिनफान, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम अब पहले वाले लिनफान जैसे बिल्कुल नहीं रहे। तभी वेई जोंगछुआन गुस्से से चिल्लाया, हरामजादे, तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो। इतना कहकर वह गुस्से में मेरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अगले ही पल ऐसा दृश्य हुआ कि कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। मैंने क्वान भाई को एक लात मारी और वो अचानक दर्द से चीखता हुआ पीछे जा गिरा। किसी को समझ ही नहीं आया कि मैंने हमला कब किया। और मैं क्वान भाई का कलर पकड़कर कहा, जीशा से माफी मांगने का यह आखिरी मौका है। क्वान भाई हंसते हुए बोला, अरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है क्वान भाई भाई से माफी मंगवा लेगा? ये तुझसे हो पाएगा? मैं बोला, मरते दम तक नहीं बोलेगा, और उठा के दीवार में पटक दिया। फिर उसने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा, आज तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। इतना कहकर उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगते ही वह बोला, हेलो, हाय भाई। क्वान भाई गुस्से में फ़ोन पर बोला, हाय भाई, आपके इलाके में किसी ने मुझे पीट दिया है। मैं अभी डिंगशेंग रेस्टोरेंट में हूँ, आप तुरंत अपने लोगों को लेकर यहाँ पहुँचिए। फ़ोन कटते ही कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। मेरे सभी पुराने दोस्त घबराने लगे। उनमें से एक डरते हुए बोला, जीशा, तुम जल्दी से लिनफान को समझाओ। उसे अभी इसी समय क्वान भाई से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर बाद में शून सिहाई सच में यहाँ आ गया तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। मैं किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। अगर हाई भाई नाराज़ हो गया तो हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस पूरे समय मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उधर क्वान भाई घमंड से हंसते हुए बोला, अब तुम लोग की मौत तय है। अगर आज मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में नहीं गाड़ पाया तो मेरा नाम क्वान भाई नहीं। कुछ ही देर बाद रेस्टोरेंट के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसके बाद बड़ी संख्या में आदमी अंदर घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे और सभी के चेहरे बेहद खतरनाक लग रहे थे। यह दृश्य देखकर रेस्टोरेंट में मौजूद लोग डर से कांप उठे। एक आदमी घबराकर बोला, हे भगवान, इतने सारे लोग! लगता है इस बार मामला सच में बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि हाई भाई खुद भी आ गया है। आखिर किस आदमी में इतनी हिम्मत थी कि उसने उसके इलाके में हंगामा कर दिया? तभी क्वान भाई तुरंत हाई भाई के पास गया और शिकायत करते हुए बोला, हाई भाई, आप मेरी हालत देखिए। उस लड़के ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है, मेरा चेहरा तक खराब कर दिया। फिर उसने गुस्से में मेरी ओर उंगली दिखाते हुए कहा, आज आपको हर हाल में उस लड़के को खत्म करना होगा। हाई भाई जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा, उसने तुरंत सम्मान के साथ सिर झुका दिया। वह घबराई हुई आवाज में बोला, मिस्टर लिन, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि यह मामला आपसे जुड़ा हुआ है। अगर पहले पता होता तो हम कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। उधर क्वान भाई अभी भी स्थिति को समझ नहीं पाया था। वह जल्दी से हाई भाई के पास गया और गुस्से में बोला, हाई भाई, यही वह लड़का है जिसने आपके इलाके में हंगामा किया है। इसी ने मुझे मारा है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इसे खत्म करना ही होगा। फिर उसने वहां मौजूद लड़कियों की ओर गंदी नजरों से देखा और उनके बारे में कुछ गलत बोलने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक हाय भाई ने जोरदार चाटा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। क्वान भाई दर्द से चीख उठा। हाय भाई गुस्से से चिल्लाया, हरामजादे, क्या तुम्हें अपनी औकात का जरा भी अंदाजा है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिन का अपमान करने की? उसकी आंखों में भयानक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने उंगली दिखाकर धमकी दी, अगर आज तुमने मिस्टर लिन को संतुष्ट नहीं किया तो सबसे पहले मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने शांत लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहा, यह क्वान भाई तुम्हारा आदमी है, सही कहा ना? फिर उसने क्वान भाई की ओर देखते हुए कहा, इसने न सिर्फ हमारी बैठक में आकर हंगामा किया बल्कि मेरी मित्र के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। इसके बाद मैंने हाय भाई की ओर ठंडी नजरों से देखा और कहा, अब तुम खुद सोचो कि इसके साथ क्या करना चाहिए। यह सुनते ही हाय भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत डर के मारे सिर झुकाकर बोला, जी जी मिस्टर लिन, कृपया शांत हो जाइए, मैं अभी इसी समय इसका फैसला करता हूँ। इतना कहकर वह गुस्से में क्वान भाई की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में भयानक क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। वह जोर से चिल्लाया, हरामजादे, आज तेरी वजह से मेरी जान लगभग चली ही गई थी। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके खत्म नहीं करूं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। अब तक क्वान का सारा घमंड टूट चुका था। वह डर के मारे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह रोते हुए मुझसे विनती करने लगा, मिस्टर लिन, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद आप जो भी आदेश देंगे मैं वही करूंगा। बस एक बार मेरी जान बख्श दीजिए। क्वान भाई डर के मारे रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, कृपया मुझे मत मारिए, मैं आपसे विनती करता हूं। लेकिन हाय भाई का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम जैसे निकम्मे इंसान को जिंदा छोड़ने का क्या फायदा? फिर उसने अपने आदमियों की ओर देखकर आदेश दिया, अभी क्या देख रहे हो, इसे बाहर ले जाओ और खत्म कर दो। ये सुनते ही क्वान भाई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिस्टर लिन, कृपया मेरी जान बचा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां मौजूद एक पुराना दोस्त भी डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। वह रोते हुए बोला, भाई फान, कृपया मुझ पर दया कीजिए, हम सब पुराने दोस्त हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। इसी बीच हाय भाई सम्मान के साथ मेरे पास आया और धीरे से बोला, मिस्टर लिन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये उसी काम के बारे में है जिसका आदेश आपने मुझे पहले दिया था। फिर उसने आदर से कहा, मैं आपके लिए ऑफिस में इंतजार करूंगा। अगर यहाँ आपको कोई और काम हो तो आप नीचे के लोगों को आदेश दे दीजिए। ऐसे छोटे लोगों से निपटने में आपके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। अमीन शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद वहां आता हूँ। उधर कमरे में मौजूद लोग अभी भी डरे हुए थे। तभी अचानक किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सुगुआंग्याओ, तुम तो डर के मारे अपने कपड़ों में ही पेशाब कर बैठे। इतने बड़े आदमी होकर तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनते ही कमरे में कुछ लोग हंसने लगे। सुगुआंग्याओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से चिल्लाया, चुप रहो, सब लोग तुरंत चुप हो जाओ। फिर उसने गुस्से में हान बिंग की ओर देखा और बोला, तुम घटिया औरत, मेरी हालत इतनी खराब हो गई और तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। गुस्से में उसने हान बिंग का गला पकड़ लिया। हान बिंग डर के मारे तड़पने लगी। वह घबराकर बोली, छोड़ो यार, मुझे छोड़ो। तभी एक लड़की डरते हुए चिल्लाई, उसे तुरंत रोको। हान बिंग की आंखें पलटने लगी थीं। अगर उसने अभी हाथ नहीं छोड़ा तो वह सच में मर जाएगी। मैं कमरे में मौजूद लोगों की ओर देखकर ठंडी आवाज में कहा, ये लोग केवल दूसरों की मुसीबत का मजाक उड़ाना जानते हैं। जब कोई कठिनाई में होता है तब ये लोग उसका साथ देने के बजाय उसका अपमान करते हैं। फिर उसने जीशा की ओर देखकर कहा, चलो जीशा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद दोनों वहां से बाहर निकलने लगे। तभी हाय भाई का एक आदमी जल्दी से उनके पास आया और सम्मान से बोला, मिस्टर लिन, हाय भाई ने मुझे यहाँ आपका इंतजार करने के लिए भेजा है, कृपया मेरे साथ आइए। कुछ देर बाद वे लोग एक ऑफिस में पहुंचे। अंदर जाते ही वह आदमी आदर के साथ बोला, मिस्टर लिन, कृपया बैठिए। फिर उसने मुस्कुराते हुए जीशा की ओर देखा और कहा, भाभी जी नमस्ते। यह सुनते ही जीशा शर्म से घबरा गई। उसने तुरंत कहा, न नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों सिर्फ पुराने दोस्त हैं। लेकिन मैं वो सदैव इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे पूछा, शुसिहान, क्या आध्यात्मिक औषधि के बारे में कोई खबर मिली? वह आदमी तुरंत सम्मान से बोला, जी मिस्टर लिन, कल वांग परिवार स्टार मून होटल में एक बहुत बड़ी दुर्लभ औषधि प्रदर्शनी आयोजित करने वाला है। सुना है कि वहां 100 साल पुरानी एक दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि नीलामी के लिए रखी जाएगी। फिर उसने आदर के साथ निमंत्रण पत्र आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आपके लिए निमंत्रण पत्र पहले ही प्राप्त कर चुका हूं। मैं शांत स्वर में कहा, वांग परिवार हाइचेंग का सबसे बड़ा पारंपरिक औषधि व्यापारी है। लगता है इस बार सच में सफलता मिल सकती है। इसके बाद मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर मुझे वह आध्यात्मिक औषधि मिल गई तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। यह सुनते ही वह आदमी तुरंत सिर झुकाकर बोला, जी मिस्टर लिन, कल मैं खुद आपको लेने आऊंगा। फिर हम वहां से बाहर आ गए। कुछ देर बाद जीशा धीरे से बोली, वैसे आज जो कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद। मैं शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं। फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी मैं अभी तक तुम्हारा ठीक से धन्यवाद नहीं कर पाया हूँ, इन दिनों मेरी बेटी यूए का ध्यान रखने के लिए। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। जीशा ने फोन उठाकर कहा, हेलो, ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं अभी तुरंत वहां पहुंचती हूँ। फोन रखने के बाद मैं चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ, कोई समस्या आ गई है क्या? जीशा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कुछ खास नहीं, कंपनी में अचानक एक जरूरी बैठक रखी गई है, तुम्हें शायद अपने बेटी के साथ समय बिताना चाहिए।
आखिर यूएयूए अभी बहुत छोटी है, उसे अपने पिता के साथ और सहारे की ज़रूरत है। मैं हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। उसके बाद मैं टैक्सी बुलाया और जीशा को बिठाकर भेज दिया। कुछ समय बाद मैं बेटी को स्कूल में छोड़कर फ़ोन निकाला और हाय भाई को कॉल करके कहा, मैं अभी प्राथमिक विद्यालय के बाहर खड़ा हूँ, आकर मुझे ले जाओ। फ़ोन के दूसरी ओर से तुरंत सम्मान भरी आवाज़ आई, जी मिस्टर लिन, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। नहीं, 3 मिनट के अंदर ज़रूर पहुँच जाऊँगा। कुछ ही देर बाद स्कूल के बाहर अचानक कई शानदार और महंगी गाड़ियां आकर रुक गईं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एक आदमी आश्चर्य से बोला, वाह, आखिर ये कौन है? इतना बड़ा कार काफिला, ये तो बहुत ज्यादा भव्य लग रहा है। तभी हाय भाई सम्मान के साथ लिन फान के सामने आया और झुककर बोला, मिस्टर लिन, क्या यह व्यवस्था आपको पसंद आई? आसपास खड़े लोग अब भी आश्चर्य से बातें कर रहे थे। एक आदमी धीरे से बोला, आखिर यह व्यक्ति कौन है? सिर्फ एक आदमी को लेने के लिए इतना शानदार कार काफिला भेजा गया है? मैंने शांत स्वर में कहा, अगली बार इतनी बड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही हाय भाई तुरंत सम्मान से बोला, जी मिस्टर लिन, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फिर उसने जल्दी से कहा, मिस्टर लिन, हमें अब निकलना चाहिए, कार्यक्रम शुरू होने का समय हो गया है। फिर हम वहां से कार में बैठकर निकल गया। कुछ देर बाद कारों का काफिला शहर के सबसे शानदार होटलों में से एक स्टार मून होटल के सामने जाकर रुका। इसके बाद हाई भाई ने होटल की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस्टर लिन, यही स्टार मून होटल है जहां आज दुर्लभ औषधियों की बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मैं बोला, ठीक है, अंदर चलते हैं। उधर होटल के प्रवेश द्वार के पास कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी ने हैरानी से बोला, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? दूसरा आदमी ने धीरे से कहा, क्या तुमने हाय भाई के पास खड़े उस आदमी को देखा? वही गरीब लड़का है जिसने उस दिन मुझे मारा था। पहली आदमी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, क्या वह आदमी भी इस जगह आने की हैसियत रखता है? फिर उसने घमंड से कहा, तुम चिंता मत करो, आज मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगी। उधर मैं उन लोगों की ओर हल्की नजर डाली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी पास खड़ा एक आदमी घबराकर बोला, अब तो मामला सच में बिगड़ सकता है। दूसरा आदमी आश्चर्य से बोला, क्या मिस्टर हाय भाई भी ऐसे बड़े कार्यक्रमों में शामिल होते हैं? एक व्यक्ति ने व्यंग्य से कहा, अरे यह क्या, हाय भाई अपने साथ एक गरीब लड़के को भी यहाँ लेकर आया है। फिर वह हंसते हुए बोला, क्या इसे बस दुनिया दिखाने के लिए यहाँ लाया गया है? तभी हाय भाई ने शांत लेकिन ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं पहले सोच रहा था कि यह कौन है, तो यह वांग परिवार का युवक निकला। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, यह औषधि प्रदर्शनी भले ही तुम्हारे वांग परिवार द्वारा आयोजित की गई हो, लेकिन यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं, यह तय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यह सुनकर वांग हाओ का चेहरा गुस्से से भर गया। मैं मन ही मन बोला, वांग परिवार के लोग हमेशा से बहुत घमंडी रहे हैं। फिर हाय भाई ने बताया, हाँ, यह वांग परिवार का सबसे छोटा पुत्र वांग हाओ है। वांग हाओ ने तिरस्कार भरी नजरों से हमें देखते हुए कहा, अरे गरीब लड़के, यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के आने लायक नहीं है। तुम्हारे चेहरे से ही तुम्हारी गरीबी साफ झलकती है। अभी यहाँ से निकल जाओ। यह सुनते ही हाय भाई का चेहरा सख्त हो गया। वह गुस्से में बोला, तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिन का अपमान करने की? फिर मैंने वांग हाओ को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या तुम झो ग्वांगयाओ के मित्र हो? उस लड़के ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चूंकि तुम जानते हो कि मैं झो ग्वांगयाओ का मित्र हूं, तो यह मामला आसान हो सकता है। तुम जाकर उनसे अच्छे से माफी मांग लो, फिर यह बात यहीं खत्म कर दी जाएगी। मैं आगे कहा, आज मुझे कुछ अन्य आवश्यक कार्य हैं, इसलिए मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। कृपया रास्ता दे दीजिए। यह सुनते ही वांग हाओ का स्वभाव भड़क उठा। वह क्रोध में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम स्वयं को समझते क्या हो? फिर उसने तिरस्कार के साथ कहा, लिन फान, कल तक तो तुम बहुत बड़े बन रहे थे, आज अचानक इतने शांत कैसे हो गए? अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि वांग परिवार से टकराने का क्या अर्थ होता है। हर बार कोई ना कोई मूर्ख सामने आ ही जाता है। यह सब बहुत बोरिंग हो गया है। फिर मैंने गुस्से में बोला, चलो जी श्या, यहाँ से चलते हैं। इस व्यक्ति से बहस करने का कोई लाभ नहीं। लेकिन तभी वांग हाओ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मारकर तुम यहाँ से बच निकलोगे? मेरे गार्ड ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसे रोक रहे हो?